जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी 2009 से लेकर के 2025 तक 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा सके। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 2026 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इस सभी क्वेश्चन को याद करते प्यारे बच्चों तो आप लोगों को चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिए और पूरे शिद्दत के साथ बैठे रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास 12 बायोलॉजी 1 से लेकर 10 चैप्टर तक 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ही स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अलैंगिक प्रजनन में जीन उत्परिवर्तन की संभावना क्या होती है। देखो, अलैंगिक प्रजनन की बात किया जाता है तो उसमें जीन परिवर्तन होवे नहीं करता है, तभी ना उसका जो वंशज होता है इससे में दिखता है। यानी कि जीन उत्परिवर्तन का जो चांस होता है ना कि अलैंगिक जन्म में जीन उत्परिवर्तन हो जाए, हो ही नहीं पाता। इसीलिए जो होता है अपने संतति के जैसा ही दिखता है अलैंगिक जनन से जन्मे जो भी जीव होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। फर्स्ट का बी नंबर हो जाएगा, कम संभावना होती है अलैंगिक जनन में जीन उत्परिवर्तन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। देखिए, द्विविभाजन के द्वारा कौन प्रजनन करता है। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। द्विविभाजन जो करता है ये अमीबा करता है। ठीक है, अमीबा पैरामीस ये सब जो होता है द्विविभाजन करता है, इनके 2 टुकड़ों में टूटता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है। देखिए हाइड्रा जो होता है इसमें अलैंगिक जनन के बर्डिंग जो आप लोग सुने वही वाला विधि प्रयुक्त होता है। किसमें, तो हाइड्रा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की जो विधि होती है बॉन्डिंग विधि के द्वारा यहाँ पर प्रजनन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि प्लाज्मोडियम किस विधि से प्रजनन करता है। देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है किस विधि से प्रजनन करता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे तो मलेरिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है किस विधि से प्रजनन करता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा बहुविभाजन के जरिए ये प्रजनन करता है। इसलिए राइट आंसर बी नंबर। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए केला में प्रजनन किस विधि से होता है। देखिए केला में जो प्रजनन की जो विधि होती है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। राइजोम यानी प्रकांड होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है केले में जो प्रजनन की जो विधि होती है वो प्रकांड होता है। तो याद रखना सी नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अंडाशय में 1 माह में एक बार कौन सी प्रक्रिया होती है। देखिए अंडाशय में हर माह वो जो होता है ना उत्सर्जन, यानी कि अंडोत्सर्जन वही होता है, ओव्यूलेशन इसे नाम दिया गया है। यानी कि अंडाशय में 1 माह में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अंडाशय में उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन नहीं होता, वो वाला चीज़ होता है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन इसी को कहा जाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए शुक्राणु और अंडाणु के मेल को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु के मेल को हम लोग उसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पुरुष जनन अंगों में सबसे बड़े जो ग्रंथि होते हैं वो कौन होती है। देखिए पुरुष जनन अंगों में सबसे बड़े जो ग्रंथि होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होती है, तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है सबसे बड़े ग्रंथि होती है। यानी कि पुरुष जनन अंगों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। याद रखो काफ़ी ज़्यादा आसान है और बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना पड़ेगा आपको। चलिए ग्राफियन फॉलिकल किस प्यारे बच्चों जो ग्राफियन फॉलिकल होता है किस हार्मोन के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना ल्यूटेजन हार्मोन सुने होंगे। देखिए ये वाला थोड़ा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद रखना। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है। इसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ा जो होता है मानव शरीर का जननांग होता है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि से जो वीर्य निकलता है उसका pH मान कितना होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है इसका pH मान। हो सकता है कहीं
कहीं सी ये आपका 7.3 से लेकर 7.5 दे दे, ठीक है, या तो 7.1 से लेकर 7.5 दे या 7.3 से लेकर 7.5 तक दे। ये प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी के कारण जो होता है इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है और इसी के कारण इसमें गंध आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ग्राफियन जो फॉलिकल होता है किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, टूटता है, तो आप लोग को याद रखना है ल्यूटिजिनिंग जो हार्मोन होता है ना, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, उसी के कारण। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समान गर्भावधि अवधि क्या होती है। देखिए एक समान गर्भावधि जो वृद्धि होती है वो कितना होता है, तो आप लोग का लगभग 280 दोनों तक कहते हैं 9 महीना, ठीक है, 9 के लगभग 280 दिन का होता है एक समान गर्भावधि अवधि, ठीक है। तो सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी मेरे प्यार बच्चों वो 1951 में हुई थी। कब हुए थे, 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के जन्म नियंत्रण के अस्थायी विधि कौन होती है। तो जन्म नियंत्रण के अस्थायी विधि जो होती है नसबंदी होती है। क्या होती है, नसबंदी जो होता है जन्म नियंत्रण के एक दोस्तों कहीं तो अस्थायी विधि होता है, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए महिलाओं के लिए नसबंदी को क्या कहते हैं। तो महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज प्यार बच्चों, तो याद रखना ट्यूबोक्टोमी बोलते हैं। और पुरुषों में नसबंदी को क्या बोलते हैं, तो वाक्सोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक्सोटोमी पुरुषों में, और महिलाओं के लिए नसबंदी जो होता है ट्यूबोक्टोमी कहलाता है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन है। देखिए यौन संचारित जो रोग होता है वो आपका एड्स होता है। कौन एड्स का मतलब समझते हैं ना, ये यौन संबंध रखने के कारण होता है और इससे इसकी कोई इलाज नहीं है प्यार बच्चों, समझो ऊपर ही जाना है एक मकसद होता है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स होता है कैसे, तो बहुत लोगों से यौन संबंध रखना, गैर लोगों से, इस कारण से ये रोग होता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई यौन संबंधित कोई लड़की या लड़का अगर आपस में संभोग कर लेता है तो ये बीमारी हो जाता है, ठीक है, तो ये सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एड्स वायरस का नाम क्या है। देखिए जो एड्स होता है उस वायरस का नाम क्या है, ठीक है। तो एड्स जो होता है उसके वायरस का नाम होता है HIV। कहाँ गया HIV, ठीक है, ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूण के चारों ओर तरल से भरे थैले को क्या कहते हैं। भ्रूण के चारों ओर तरल से भरे जो थैली होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनियन। क्या बोलते हैं, एमिनियन, यानी कि भ्रूण के चारों तरल जो भरे थैली होती है इसी को बोलते हैं एमिनियन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा प्यार बच्चों, बी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा में भ्रूण और माता के बीच कौन सा आदान प्रदान होता है। प्लेसेंटा में जो भ्रूण और माता के बीच जो आदान प्रदान होता है वो कौन होता है, ठीक है। तो ये आदान प्रदान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों पोषक तत्व और गैस होता है। कौन होता है, पोषक तत्व और गैस का आदान प्रदान होता है। यानी कि प्लेसेंटा में भ्रूण और माता के बीच जो होता है प्यारे बच्चों आदान प्रदान जो होता है किसका होता है, तो पोषक तत्वों का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी नंबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि मानव भ्रूण में हृदय धड़कना शुरू करता है। क्या शुरू करता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो मानव भ्रूण में हृदय धड़कना शुरू करता है, कौन शुरू करता है। तो देखिए मानव भ्रूण में हृदय, जैसे कि मानव शरीर में मान लीजिए किसी के गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित होता है तो ये जो धड़कना स्टार्ट करता है ना, कब से करता है, तो तीसरा हफ्ता लगभग 21वें दिन, तीसरा सत्य या 21, ठीक है, 21वें दिन का, यानी कि लगभग तीसरे हफ्ता में जो होता है ना मानव भ्रूण में अगर मान लीजिए बन गया विकसित बच्चा होने लगा है तो उसमें जो हृदय धड़कना स्टार्ट करेगा वो तीसरे हफ्ता से करेगा। अगला देखिए भ्रूण के विकास में कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। तो भ्रूण के विकास में जो होता है प्यारे बच्चों ऐसे तो एस्ट्रोजन भी होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्रोजेस्टेरोन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है भ्रूण के विकास में। गर्भपात आमतौर पर किस महीने तक किया जा सकता है। तो तीसरे महीने तक गर्भपात किया जा सकता है। MTP नाम सुनोगे, मान लीजिए कोई नहीं चाहता कि मेरा बाल बच्चा हो तो वो गर्भपात कर सकता है। 3 महीना के अंदर में जो होता है सेफ होता है, तुरंत गर्भपात करके पेट से निकलवा सकता है। तो 3 महीने के अंदर का बनाना चाहिए, 4 महीना हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधे का प्रयोग किया था। तो मटर पौधे का प्रयोग किया था, सबको पता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि मेंडल का पहला नियम कौन सा है। देखिए मेंडल का पहला नियम तो प्रभाविता का नियम है, लेकिन मेंडल के पहला नियम पृथक्करण के नियम को भी कहा जाता है। भले ये सेकंड लॉ है मेंडल का नियम, ठीक है, लेकिन इसे प्रभाविता का नियम पहला नियम है, लेकिन प्रभाविता का नियम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पृथक्करण नियम भी होगा। ऐसे तो पृथक्करण मेंडल का दूसरा नियम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही जवाब आपका बी नंबर होगा। इसी को स्वतंत्रता पूर्ण का भी नियम कहा जाता है।
रक्त के समूह किसके कारण निर्धारित होता है? देखिए रक्त समूह किसके कारण निर्धारित होता है? तो रक्त समूह जो होता है एंटीजन के कारण दोस्तों आपका निर्धारित होता है। किसके कारण? रक्त समूह किसके कारण दोस्तों निर्धारित होता है? तो एंटीजन के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को हम लोग कहते हैं एनिप्लॉइडी। ठीक है, एनिप्लॉइडी कहलाता है। देखिए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कहा जा रहा है, डीएनए में परिवर्तन है कि उत्त परिवर्तन लगा देंगे। ठीक है, ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को एनिप्लॉइडी कहा जाता है। अगला देखिए, लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता बर्धानता, यानी कि ये पहचान नहीं पाएगा ये वाला रोग वाला व्यक्ति लाल हरे रंग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर डीएनए के द्विकोणीय संरचना मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए के द्विकोणीय दोस्तों संरचना दोस्तों वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डीएनए के द्विकोणीय संरचना मॉडल जो है वाटसन क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन के डीएनए का रेप्लिकेशन किस दिशा में होता है? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है प्यारे बच्चों 5' to 3' होता है। इसको थोड़ा फिगर में थोड़ा ग्रुप में डाल दूंगा प्यारे बच्चों, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर ले लीजिए इस नंबर पर PDF के लिए। ठीक है, अगला देखिए, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होते हैं? देखिए जीन की जो क्रियात्मक इकाई जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कोडॉन होता है। ठीक है, और सही बच्चों को प्रयास करना, नोट्स ले लीजिएगा इस नंबर से। देखिए जीन के क्रियात्मक मैंने छोटा इकाई जो होता है वो कोडॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो होता है नाभिक के अंदर में होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन वो नाभिक के अंदर में होता है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ए नंबर। अनुनाद की प्रक्रिया में कौन सा भाग आरएनए में शामिल होता है? अनुनाद की प्रक्रिया में कौन सा आरएनए शामिल होता है? तो अनुनाद की प्रक्रिया में कौन सा आरएनए शामिल होता है? तो mRNA tRNA ये सब शामिल होता है। अनुनाद यानी कि ट्रांसलेशन होता है ना, अनुवाद। अनुनाद जो होता है देखो एक ट्रांसलेशन होता है, ये क्या चाहिए? अनुवाद ना, तो ये ट्रांसलेशन है। एक होता है एक दूसरा और होता है प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन के बाद जब भी करता है ना तो आरएनए के प्रक्रिया में जो शामिल होता है mRNA tRNA RNA यानी कि सभी शामिल होता है। ठीक है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो अलग होता है अनुलेखन, लेकिन इसमें अनुवादन में सब लोग शामिल होता है। tRNA RNA सब है। ठीक है, मैसेंजर RNA ट्रांसफर RNA सब कोई। देखिए जीन कोड कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? तो जीन कोड जो होता है कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है? तो 3 गो से बना होता है, सबको पता है। AUG कोई भी ले लीजिए ऑप्शन में। देखिए जीन की अवधारणा किसने दिया था? तो जीन की अवधारणा ग्रेंगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, जीन की अवधारणा। अगला देख लीजिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सबको पता होगा, बच्चा को पता होगा, मैट्रिक क्लास से पढ़ते होंगे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आदिकालीन वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस थी? तो आदिकालीन दोस्तों वातावरण में सर्वाधिक मात्रा जो थी प्यारे बच्चों वो आपका हाइड्रोजन गैस की थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन की जैव विकास की प्रक्रिया होती है। तो जैव विकास की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी और क्रमिक होती है। धीमी और क्रमिक क्रम रूप से होता है। विकास जो होता है प्यारे बच्चों बहुत धीमा गति के होने की एक प्रक्रिया जो वर्षों के बाद होती है। ठीक है, तो धीमी और क्रम रूप से मतलब कि क्रम के अनुसार ये होती है। 36 नंबर है कि जीवाश्मों से हमें जानकारी मिलती है। तो जीवाश्मों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो विकास की प्रक्रिया की जानकारी मिलती है जीवाश्मों से। क्या मिलता है? विकास की प्रक्रिया कैसे हुई है वो जीवाश्म से ही हम लोग पता कर सकते हैं। सबसे प्राचीन मानव जाति कौन है? तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, जो सबसे प्राचीन जो मानव प्रजाति है वो रामापिथिकस है। कौन है? रामापिथिकस सबसे प्राचीन प्रजाति। ठीक है, सबसे प्राचीन प्रजाति जो है मेरे प्यारे बच्चों रामापिथिकस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर के टेबे कारक है। देखिए टेबे कारक है किसके लिए? तो आप लोगों को याद रखना जीवाणु के लिए कारक है। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, टीबी जीवाणु के कारण होता है तो सोचने वाली बात है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारक होते हैं। यानी कि मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगला कैंसर का प्रकार होता है। कैंसर एक प्रकार का कैसा रोग होता है? ठीक है, तो एक कोशिकीय रोग होता है। कोशिका में अचानक से वृद्धि हो जाता है, अचानक से किसी भाग का वृद्धि होना। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर। एड्स संक्रमण होता है तो किससे होता है बताइए? तो छूने से होता नहीं। एड्स का समय खांसी नहीं, हवा से नहीं, रक्त संक्रमित रक्त से। यानी कि देखिए यौन संबंध रखिएगा तो समझिए यहाँ से ये इसी कारण से होता है। संक्रमित रक्त जब मिलता ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एक स्वस्थ का एक एड्स से पीड़ित व्यक्ति का, इसलिए यौन संबंध के कारण ये हो जाता है कि संक्रमित रक्त के संपर्क में आता है तो ये रोग हो जाता है। इसका कोई बड़ा इलाज है ही नहीं आज तक। चलिए अगला देख लीजिए
शरीर का रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कहते हैं? शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं? शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। ये करवाएं भी है, 5 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आएगा कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त एंजाइम होता है। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त एंजाइम कहलाता है, तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रिट्रैक्शन एंजाइम। ठीक है, चलिए और देखिए, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त एंजाइम्स होता है रिट्रैक्शन एंजाइम कहलाता है। इस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आरएनए में आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट। क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट। आरएनए का देखिए, टीआरएनए होता है ट्रांसफार्मर, आरएनए होता है क्या? तो रिकॉम्बिनेंट। डीएनए का सब लोग जानते हो द्विकुंडित संरचना होती है इसका फुल फॉर्म में। तो आर जो होगा ये क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अगला देख लिए, प्लाज्मिज्म जो पाया जाएगा किस में पाया जाएगा? तो प्लाज्मिज्म जीवाणु में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मानव गण तकनीक का प्रयोग किया था कि मानव गण जो तकनीक होता है किस में यूज होता है? तो ये पौधों में खास करके होता है। जिन गण का प्रयोग जो होता है, जिन गण का मतलब नहीं समझता, जिन मैंने बंदूक नहीं, कितना लोग बंदूक ना बंदूक नहीं होता है। जिन गण का मतलब जो होता है ना कि उच्च श्रेणी के पौधे को मतलब अनुवांशिक रूप से तैयार करना। ठीक है, यही पौधों में होता है जिन गण का प्रयोग। उसी से वेराइटी के, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि चाइना जो है ना बिना आम के गुठली वाला विकसित कर लिया है। बिना गुठली वाला आम विकसित कर ले, इतना वो लोग मैंने अनुवांशिक रूप से विकसित किया पौधों के श्रेणी में। चलिए, बेटे का पास ये तो बताया है 2 नंबरिया 5 नंबरिया में कि बेटे का मतलब होता है बैसिलियस थुरिनजिस। ठीक है, बैसिलियस थुरिनजिस। गोल्डन राइस विटामिन ए का समृद्ध भरपूर मात्रा इसमें होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जीन थेरेपी जो प्रयोग किया गया था एडीए पर दोष पर किया गया था। ये एक प्रकार का समझिए तो दोष ही है। एडीए दोष पर किया गया तो कोई बच्चे को हो गया था, तो सबसे पहले जीन थेरेपी का प्रयोग होता है इसी एडीए दोष पर हुआ था। देखिए, इंसुलिन बनाने वाले बैक्टीरिया कौन होती है? तो बुचरेरी। देखिए, ये जो होता है ई कोलाई, सुने नाम, इसी का पूरा नाम है इचरेचिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई शॉर्ट में दिया रहेगा इसे बोर्ड में कि इंसुलिन बनाने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं? ई कोलाई। चलिए, अगला देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण जो मानव जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके जीनोम को अनुक्रमित करना। मतलब कि उसको ऐसे तो मुख्य उद्देश्य बनाए थे, लेकिन इसका अनुक्रमित का मतलब कि इसको क्रमित करना। ठीक है, संख्या को जानना नहीं, ये भी नहीं था। डीएनए की लंबाई को मापना, ये भी नहीं था। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या सबको पता है 23 पेयर यानी कि 46 को होता है। कुल गुणसूत्र जोड़ा नहीं पूछा है। ठीक है, कुल गुणसूत्र पूछा है 46। अगला देखिए, अनुवांशिक बीमारियों का परीक्षण किया जाता है। तो अनुवांशिक बीमारियों का परीक्षण पीसीआर जांच से किया जाता है। कौन सा जांच? पीसीआर। यानी कि अनुवांशिक बीमारियों का परीक्षण किया जा सकता है तो पीसीआर जांच के द्वारा। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, ओमनियोसेंटिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एमनियोसेंटिस जो तकनीक का होता है उसको अनुवांशिक विकार जो होता है ना कि कोई त्रुटि ना नहीं बच्चा में, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिक विकार की पहचान में इस तो अभी बैन है, जो एमनियोसेंटिस जो तकनीक है बैन कर दिया गया है। ठीक है, इसे पता लोग लगा लेते थे कि पुरुष होने वाला है कि स्त्री, इसी कारण से बैन है सरकार के द्वारा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो प्रतिरक्षा में जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो कोशिका होती है वो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है। कौन होती है? श्वेत रक्त, यानी कि श्वेत रक्त का मतलब WBC सुना होगा। ठीक है, WBC जो होता है प्रतिरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है WBC का। एड्स फैलाने वाला 2 वायरस होता है, आपको पता है HIV है, तो HIV ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, कैंसर के पहचान के लिए कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कैंसर के जांच के लिए कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैक्सीन का कार्य करता है। देखिए, वैक्सीन कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? तो शरीर में प्रतिरक्षा के लिए कार्य करता है। प्रतिरक्षा तंत्र प्राय ना, तो वैक्सीन इसीलिए ना किया जाता है, टीकाकरण। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, BOD का पूर्ण नाम क्या होता है? ठीक है, तो BOD का दोस्तों पूर्ण नाम क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये होता है ऑप्शन बी। देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? मीथेन होता है। ये बच्चा को पता है, CH4 मीथेन। जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? देखिए, जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो है औद्योगिक अपशिष्ट है। ठीक है, कौन है? औद्योगिक अपशिष्ट। इसका औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है नदी कल खानों का, अगर नदियों में डाल देते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है।
प्रमुख कारण यही है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला गैस कौन होता है? अरे भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैट्रिक में पढ़े हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जीवाणुओं द्वारा उत्पादित एंटीबायोटिक कौन होता है? तो जीवाणुओं द्वारा उत्पादित एंटीबायोटिक जो होता है यह स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ये वाला भी हो जाएगा, जीवाणुओं द्वारा, एलर्जी नहीं होगा, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन होता है? ये तो बढ़िया से पढ़ा दिए, ठीक है, एजोटोबैक्टर बोला था मैंने, बी नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, एथेनॉल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो एथेनॉल का उत्पादन दोस्तों सैक्रोमाइसिस द्वारा होता है। एथेनॉल का उत्पादन किससे? तो सैक्रोमाइसिस के द्वारा। SCP का फुल फॉर्म देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ठीक है, SCP का फुल फॉर्म सिंगल सेल प्रोटीन। अगला देख लीजिए 68 नंबर के, माइक्रोवेलियल फ्यूल का जो उत्पादन होता है किससे होता है? तो इसे सूक्ष्म जीवों से होता है। किससे होता है? सूक्ष्म जीवों से, ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 69 नंबर के, बैक्टीरियोफेज जो है क्या है? तो बैक्टीरियोफेज जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का कहे तो वायरस है। क्या है? वायरस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जैव विविधता का सबसे अधिक खतरा किससे है? तो जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा है दोस्तों वनों की कटाई से। इससे वनों में अगर पेड़ कम जाएंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ? जीव जंतु। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए फटाफट से इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।